तो हमने अभी तक जितने पिछले कुछ क्लासों में हमने सीक्वेंस के थ्योरीज पढ़े, सीरीज में स्टार्ट नहीं किया मैंने, जो सीक्वेंस के मतलब थ्योरीज पढ़े हैं, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपने हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व भी कर रखा हो, लेकिन जस्ट क्योंकि सब लोग कुछ लोग का एग्जाम भी चल रहा है, सबने सॉल्व नहीं किया होगा, तो अभी जितनी एटलीस्ट जो लोग कह रहे हैं असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रहा उनको थोड़ा सा है ना समझ आएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वो हम देखते हैं अभी कि जो भी हमने थ्योरीज पढ़े हैं अभी तक सीक्वेंस के, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन ही है कि तुमसे ये पूछ रहा है कि विजिबल है सबको क्वेश्चन या मैं उसको वहां ले जाऊं? अब देखो कैसे सीक्वेंस लीजिए क्वेश्चंस आते हैं, तुम स्पेशली ये देखो, और ये जैम एमए के क्वेश्चंस है, जैम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, जैम एमएस का भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है और जैम एमए का भी। तो ये जो अभी असाइनमेंट खोला ये जैम एमए का है, क्योंकि जो सीक्वेंस सीरीज है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब जैम एमए और जैम एमएस में कॉमन सिलेबस है। तो क्वेश्चंस आप दोनों जगह प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मैथमेटिक्स पोर्शन है हमारा का डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा और सीक्वेंस सीरीज, मतलब जो पूरा मैथमेटिक्स पोर्शन हमें पढ़ना है जैम एमएस में, वो जैम एमए में भी है। तो आप जैम एमएस के पीवाईक्यू तो करो ही इन टॉपिक्स के, साथ में जैम एमए के भी कर लो, उससे क्या होगा आपके मतलब प्रॉब्लम आपको अच्छे मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू क्वेश्चन का अच्छा लेवल होता है जो बुक्स में जनरली नहीं मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन। तो इसलिए पीवाईक्यूज करना बेनिफिशियल रहता है, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एग्जाम की समझ भी बढ़ेगी, क्वेश्चन की समझ बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट बेटर होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो अभी मैं जैम एमए और जैम एमएस दोनों के क्वेश्चंस करूंगा। तो हम अभी सीक्वेंस के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी हमने थ्योरीज पिछले आई थिंक 7-8 क्लासेस हो गई होंगी सीक्वेंस की, तो उसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लोग मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी मतलब कर रखे होंगे कुछ लोग, और जो नहीं किए वो अभी आपको समझ आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये जैम एमए 2005 का है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है कि ए एन बी एन सी एन बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सच दैट, अब यहां समझिए, बी एन इज इक्वल टू ए टू एन एंड सी एन इज इक्वल टू ए टू एन प्लस वन है। तो आपको क्या बोलना चाह रहा है कि तीन सीक्वेंस है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ए एन लिखूंगा, हाँ एक मिनट, तो थोड़ा सा ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स, ए सेवन, तो ये हमारा सीक्वेंस ए एन है। और ये क्या करा, बी एन कौन सा सीक्वेंस जो ए टू एन के इक्वल है। तो मतलब ए एन सीक्वेंस को जो इवेंट टर्म्स हैं वो मिलके, मतलब ऐसा समझो कि बी एन एक सब सीक्वेंस है ए एन का, सी एन जो है दूसरा सब सीक्वेंस है ए एन का एक्चुअली, है ना। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसे सीक्वेंस के क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई तुम्हें मतलब कैलकुलस में होता है ना फॉर्मूले लगाने, डिफरेंशिएट करने, यहाँ वो सब कुछ नहीं, यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि तुम सीक्वेंस से कितनी समझ है तुम्हें, वो समझ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला लगा दोगे हो जाएगा। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा पूछना क्या चाह रहा है। तो ये थोड़े से अलग टॉपिक होते हैं, प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। तो यहाँ पे बी एन जो है ए टू एन के इक्वल है, मतलब इवन टर्म्स एन वाला जो है वो बी एन बना रहा है, और सी एन जो है ए टू एन प्लस वन है। तो ऑड टर्म्स जो है वो, जैसे मैं लिख के दिखाऊं अगर आपको, तो अगर मैं बी एन लिख के दिखाऊं, तो बी एन इसने कहा है ए टू एन के इक्वल है, तो जब मैं एन को 1 रखूंगा तो ये ए टू बन जाएगी, ये विजिबल है ना ये कलर सबको, ए टू बन जाएगी, फिर ए फोर, फिर ए सिक्स, फिर ए एट एंड सो ऑन। तो आप समझ पा रहे होगे इजिली कि ये जो बी एन है, ये जो बी एन है ये सब सीक्वेंस है एन का, ठीक है ना, और इवन टर्म्स को कलेक्ट करके। और ये सी एन जो है, दैट सी एन इज, क्या बोला है उसने, ए टू एन प्लस वन है। इसका मतलब हो गया ए थ्री, ए फाइव, ए से एन, है ना। जब कुछ बच्चे कह रहे हैं सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं सॉल्व, तो उनके लिए स्पेशली आज ध्यान देने की चीज है कि आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करो मेरे साथ कि सर ये प्रॉब्लम से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा यहाँ प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करो। अदरवाइज बहुत आसान है ये टॉपिक्स, है ना। ऐसे कोई भी टॉपिक आसान हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा रिवीजन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आसान हो जाता है ना। कहते हैं एवरीथिंग सीम्स डिफिकल्ट बिफोर इट इज डन। तो इनिशियली सब कुछ मुश्किल है, लेकिन आप उस पर आप लगातार काम करते रहते हो, सीखते 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 एक टाइम बाद बहुत आसान हो जाता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना रिवीजन करना पड़ेगा कि आपके लिए भी आसान हो जाए, ये चीज है। सो नाउ यू सी, तो इसने कहा कि बी एन और सी एन दोनों क्या है, सब सीक्वेंसेस है ना। यहाँ ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ए एट, यहाँ ए थ्री, ए फाइव, ए सेवन। तो ये जो इवन टर्म ऑड टर्म्स हैं ये मिलके सी एन हो गया, और ये जो इवेंट टर्म्स हैं ये मिलके बी एन हो गया। समझ आ रहा सबको। तो बी एन एंड सी एन सब सीक्वेंस है,
an का। आप क्वेश्चन समझते हैं, 3 सीक्वेंस है इस तरीके से कि bn an का सब सीक्वेंस है, cn bn का सब सीक्वेंस है, इवन टर्म्स bn बना रहा है, ऑड टर्म्स cn बना रहा है। पूछ रहा है देन an इज कन्वर्जेंट। अब पूछ रहा है जो एक्चुअल सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेंट होगी, ऑप्शन समझो। अब तो दो तरह के क्वेश्चन हो, तुम्हें समझना, कई बार लिखा रहता है, मैं मतलब तुम्हें पता ना इफ देन का कंडीशन, कई बार आता है दिस इज स्टेटमेंट इफ, कई बार आता है दिस स्टेटमेंट देन, तो आपको समझना देन पूछ रहा है कि इफ पूछ रहा है ना, यहाँ पे इंप्लाइज है, तो इंप्लाइज मतलब देन है, कि मतलब आपको गिवन है कि an सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना। आई होप सबको विजिबल है ये। तो सो हमें यहाँ पे गिवन है कि जो सीक्वेंस an है ये कन्वर्जेंट है, ये गिवन है। तो इंप्लाइज पूछ रहा है कि किसको इंप्लाइज, अच्छा यहाँ इफ पूछ दिया, ध्यान रखना मैं ये बोल रहा हूँ, कई बार बच्चे गलती करते हैं, आपको समझना होगा इफ समथिंग देन समथिंग, मतलब इफ पूछ रहा है देन पूछ रहा है, ये समझना है आपको। तो यहाँ जैसे इसने पहले 3 स्टेटमेंट ने बोला है ये ट्रू है, तो बताओ किसको इंप्लाई कर रहा है, चौथा स्टेटमेंट अपोजिट कह रहा है, मतलब अगर ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू होगा, तो अब ये इफ हो गया और ये देन हो गया। तो आपको समझना मीनिंग क्या है, देखो फिर से समझो, तो अब कोशिश करो, हाँ सब लोग देख लो एक बार, जिनको समझ नहीं आ रहा है एक बार पढ़ लो अच्छे से, और आप देखो, आपको अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो क्या दिक्कत है, एक बार पढ़ के देखो। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन डिस्कार्ड करना है, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ट्रू करना है तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो एग्जाम में प्रूफ करना ठीक नहीं रहता है एंट्रेंस में, तो आपको कन्विंस होना है खुद को कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब इसकी दोनों सबसीक्वेंस ऑड इवन वाली एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करेंगे, मतलब bn भी कन्वर्ज होगा, cn भी कन्वर्ज। तो इसने कहा है कि an कन्वर्जेंट है, तो इंप्लाई करता है कि bn कन्वर्जेंट होगा, लेकिन cn कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ all of its subsequences converges and they converge to the same limit। तो जितने भी सब सीक्वेंस है सब कन्वर्ज करेगी, और सबकी एक ही लिमिट होगी तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है ये। तो इसने कहा है कि an कन्वर्जेंट है और bn cn सब सीक्वेंसेस ही हैं, ये दोनों क्या है, सब सीक्वेंस ऑफ an है। तो bn कन्वर्ज करेगी, cn नहीं करेगी, तो an तो कन्वर्ज नहीं करेगी, तो गलत हो गया। मतलब ये इंप्लाई नहीं कर सकता कि cn कन्वर्ज नहीं करेगी, तो वो गलत है। अगर an कन्वर्जेंट है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अब ये थ्योरम, देखो मैं फिर से तुम समझो यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं थ्योरम को जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ कि थ्योरम के स्टेटमेंट और डेफिनेशन आपको याद होगा तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कौन सा सही कौन सा गलत। तो इसने कहा कि खुद कन्वर्जेंट है सीक्वेंस, तो स्टेटमेंट है थ्योरम का कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन ऑल ऑफ इट्स सब सीक्वेंस विल कन्वर्ज एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। तो ये गलत है, पहला गलत हो गया। cn इज कन्वर्जेंट, bn नीड नॉट बी, ये भी गलत है, क्योंकि ऑल सब सीक्वेंस हैज टू कन्वर्ज। तो थ्योरम के बेस पे हम गलत कर रहे हैं ऑप्शंस। इंप्लाइज बोथ आर कन्वर्जेंट, ये भी सही है। इनफैक्ट आगे ये भी होता कि बोथ आर कन्वर्जेंट सेम लिमिट। अब समझो जरा एक मिनट, हमें अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, एक में इंप्लाइज है, इंप्लाइज मतलब देन है, और एक में इफ है। तो तुम्हें अब डिसाइड करना है, समझ लो, ये देखो ये तो सेम ही लिखा है ना लगभग दोनों में, यहाँ इंप्लाइज है, इंप्लाइज का मतलब होता है देन, ये इंप्लाइज ये साइन है, इसका मीनिंग है देन, और ये बोल रहा है इफ, तो बस इफ और देन का फर्क है यहाँ पे। सर हमने दो थ्योरम्स पढ़े थे ना, एक पे हमने ये बोला था कि अगर an कन्वर्जन सीक्वेंस का लिमिट l है तो उसके सारे सब सीक्वेंसेस भी कन्वर्जेंट होंगे लिमिट l के, और इसका कन्वर्ज भी ट्रू होगा। और दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा था जिसमें हमने लिमिट नहीं मेंशन की थी, बस कहा था कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जन सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी पर इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ लिमिट ओपन नहीं है इसीलिए यहाँ पे C1 ऑप्शन करेक्ट होगा, देन वाला डी गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बस ये कह रहा है सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और ये नहीं कह रहा है कि सब सीक्वेंस की लिमिट सेम है ना, तो इसलिए पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। कन्वर्ज तब ट्रू था, हाँ मैं वह लिखा क्लास में लिखाया भी था कि है ना, कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सारी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, लिमिट सेम होगी। अगर सिर्फ इतना कहता है कि सीक्वेंस सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि हो सकता है वो सब सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ट कर रहा हो, जैसे यही बोल रहा है ना, इफ bn एंड cn आर बोथ कन्वर्जेंट। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक सिंपल, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ an को -1 की पावर n सिंपली, तो यहाँ इसके हिसाब से bn बनेगी -1 की पावर 2n, जो कि 1 हमेशा हो जाएगी, तो सारे टर्म्स 1 के इक्वल आएंगे। और इसके हिसाब से cn जो आएगा -1 की पावर 2n + 1, जो कि -1 हो जाएगी। तो जो bn सीक्वेंस है, जो यहाँ bn सीक्वेंस इस एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल के लिए, इस वाले एग्जाम्पल के लिए
जो bn है वो हो जाएगा 1 पे, है ना, तो 1 1 1 1 1 सारे टर्म्स 1 होंगे bn में, और इस एग्जांपल के लिए cn जो होगा उसके सारे टर्म्स -1 -1 -1। तो इस एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे -1 की पावर n सीक्वेंस है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो bn सीक्वेंस है, मतलब bn सब सीक्वेंस एक्चुअली, तो वो कन्वर्ज कर रही है, cn भी कन्वर्ज कर रही है। bn कन्वर्जेस टू 1, cn कन्वर्जेस टू -1। दोनों कन्वर्जेंट तो है, लेकिन क्या सीक्वेंस ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है? नो। तो यहां गलती क्या है इसमें, इसने कहा इफ, तो आपको समझना इफ और देन में, ये बोल रहा हूं इफ और देन में समझना है। तो कह रहा है अगर bn और cn कन्वर्जेंट है देन an कन्वर्जेंट होगी? नो। यहाँ एग्जांपल है कि -1 की पावर n में bn भी कन्वर्जेंट है जो कि 1 पे जा रही है, cn कन्वर्जेंट जो -1 पे जा रही है। अब टू डिफरेंट सबसीक्वेंस डिफरेंट लिमिट पे जा रही है, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है नहीं, तो ये गलत कह रहा है। सही कब कहता, यहां लिखा होता आगे एंड दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, यार ऐसा लिखता bn एंड cn आर कन्वर्जेंट एंड दे हैव द सेम लिमिट, तब ट्रू हो सकता था। ये चीज है लेकिन वो भी उसका मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढ लेता, क्योंकि सारे सबसीक्वेंस लिखना आसान नहीं है ना। एनीवे ये गलत है, और तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे, ये ओके है। इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है अनलेस दे से दैट ऑल सबसीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, तब हो सकता था। किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? क्योंकि देखो कुछ बच्चे मुझे बताया था सर सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं तो कहाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, हो सकता है ऐसे आपने कभी प्रैक्टिस ना किया हो, है ना। कॉलेजों में तो थ्योरम रट्टा मरवाते हैं सीक्वेंस सीरीज के, कि आप डेफिनेशन थ्योरम रट्टा मारो, एग्जाम में आकर थ्योरम का प्रूफ लिखो, लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस थ्योरम को, तो ये सीखना है, ठीक है। देखो तो अभी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग इजिली, है ना। इसका कुछ खास नहीं है, यू डिवाइड, अपने क्लास में भी कराए थे उस दिन। जस्ट 3 की पावर n से डिवाइड कर दो दोनों को, तुम 3 की पावर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, तो 2/3 की पावर n की लिमिट 0 हो जाएगी। यहाँ ब्रेक कर लेना, 2 × 2/3 की पावर n हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 3/3 1 ही हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो ये 3 × 1 और यहाँ 1, तो आंसर 3 आ जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताओ, मैं लिख के बता दूंगा, अदरवाइज ओके आई थिंक, ठीक है ना। और कोई चाहता है लिख के बता दो तो मैं लिख के भी बता दूंगा, लेकिन तुम्हें ट्राई करना होगा। ये सीरीज है, अभी सीरीज हम बाद में पढ़ेंगे, अब मैं सीरीज की थ्योरी स्टार्ट करूंगा आज नहीं ये सब बाद में करेंगे, अभी मैंने सीरीज नहीं पढ़ा है, तो सीरीज के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। जिन लोगों को आता है इट्स ओके, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ सीक्वेंस के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सब भी सीरीज है एक्चुअली, तो इस पे थोड़ा हम बाद में आएंगे, अभी सीक्वेंस पे थोड़े आते हैं। सीरीज, पावर सीरीज, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये प्रूव दैट क्वेश्चन है एक्चुअली, है ना, मतलब ये तब है ना जैम 2015 से पहले 14 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे, 14 ऑब्जेक्टिव 15 सब्जेक्टिव, इस तरह से होते थे। आई थिंक 15 ऑब्जेक्टिव 14 सब्जेक्टिव, डिफरेंट पैटर्न रहा है डिफरेंट टाइप पे, बट रफली ये रहा है। बोल रहा है an bn सीक्वेंस है रियल नंबर का, जहाँ an लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 है, और वो लेस देन इक्वल टू bn प्लस 1 है, जो कि लेस देन इक्वल टू bn है। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x an और bn के बीच होगा, जस्टिफाई योर आंसर, कि मतलब एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो an और bn के बीच होगा। तो इसको अभी प्रूफ, अभी इसको होल्ड करो, आगे मैं करा दूंगा, अभी इसको स्किप करो अभी, क्योंकि अब हमारे पास सब्जेक्टिव नहीं आएगा, अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मतलब अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है 2025 में, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे, MCQ MSQ NAT पैटर्न सेम है। यहाँ पे आते हैं, चलो ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, अभी हम सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे, सो दैट उन लोगों को जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। इनफैक्ट जैम MA के थोड़ा मुश्किल भी रहता है, ये सब जैम MA के क्वेश्चंस हैं, तो जैम MA के तुम क्वेश्चंस देखोगे जो सीक्वेंस सीरीज है, चाहे कैलकुलस वाले हैं चाहे लीनियर अलजेब्रा वाले हैं, तो वो थोड़े डिफिकल्ट होगा दैन कंपेयर टू जैम MS में थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स पोर्शन के, लेकिन MA के क्वेश्चन तुम अगर करोगे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा, तो उससे एग्जाम के क्वेश्चन तुम्हें आसान लगेंगे जब तुम एग्जाम में बैठोगे, ये फायदा है ना। तो देखते हैं, तो इस पे आते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये कह रहा है an bn be a sequence of real number such that a1 1 है, an plus 1 है, an plus -1 की पावर n into 2 की पावर -n, और bn है 2an plus 1 -n upon an, देन बताओ क्या होगा। चलो मैं इधर लिखता हूँ, तुम लोग ट्राई करो, सब लोग खुद से ट्राई करो, सोचो अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आप कर पाओगे, इस तरह से ट्राई करके देखो।
ट्राई करके देखो क्या आता है, विजिबल होगा। इसमें अगर हमने an plus 1 minus an को ऐसा कॉन्वेक्टिव सीक्वेंस करके ओके ट्राई करो पहले, ट्राई करके देखो क्या होगा। तो पहले तो ये चेक कर लो an कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी, है ना, ये चेक कर सकते हो आप पहले। है ना, जब भी यहाँ कॉची सीक्वेंस कह रहा है तो आप कॉची को एज ए कन्वर्जेंट पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे ये कह रहा है कि ना बी एन इज ए कॉची सीक्वेंस, मतलब ये समझो बी एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, आप ये चेक करो बी एन कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये चीज। अच्छा ए एन की लिमिट 0 पे आएगी, ओके ओके नॉन जीरो नंबर, ओके हाँ, अगर कन्वर्जेंट है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है, हम रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं इसीलिए। ठीक है, देखो तो जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, इनिशियली यू विल ट्राई कि a1 आपको दे रखा है 1, तो आप a2 ट्राई करोगे, a2 क्या आएगा, है ना। तो जब a2 निकालोगे आप, सो जब आप a2 फाइंड करोगे तो a2 विल बी a1, अब n को हम 2 रख रहे हैं ना, सॉरी n को 1 रख रहे हैं ना, an प्लस 1, हाँ तो ये हो जाएगा a1, n को हम रख रहे हैं 1, तो माइनस, अच्छा इसको ठीक से लिख लो, तो यहाँ जो है an प्लस 1 है, an प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, यही है, सो है ना 2 की पावर n, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस 1 अपॉन 2, तो 1 चेक कर लो, n को हम 1 रख रहे हैं ना, तो a1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 ही आ जाएगा ना, चेक करो a2, क्योंकि n को मैंने 1 ही रखा ना, a2 बराबर a1 प्लस n को 1 रखेंगे तो a2 आ जाएगी, ठीक, चेक कर लो एक बारी। a3 निकालेंगे तो a3 निकालने के लिए मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा n को 2, है ना, सो ये आ जाएगा a2 जो कि है 1 माइनस 1/2, मैं इसी पैटर्न पे लिख देता हूँ, तो ये तो बस ऐसे ही बता रहा था, आप इसी पैटर्न पे लिखो, सो a2 आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/2, एंड देन चलेगा अगला क्या हो जाएगा, एक a2 फिर माइनस 1 के स्क्वायर, तो प्लस 1/2 स्क्वायर, यही चलेगा, ध्यान से देख लो। फिर a4 लिखोगे तो यही आएगा a3 जो कि आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये a3 लिखा मैंने अभी एक्चुअली a3, और आगे आएगा फिर आप a4 निकाल रहे हो तो आप n को 3 रखोगे उसमें, है ना, ये रिकर्सन मेरे पास है ना, an प्लस 1 अपॉन an प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, तो मैं तो यहाँ रिकर्सन लगा रहा हूँ, मैं तो एक और काम कर सकता हूँ, मैं an को लिख सकता हूँ an माइनस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, माइनस 1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n, ऐसे भी समझ सकते हो आप, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, मतलब इसमें रिकर्सन लगाऊं या ऐसे समझो, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है। एक तो ये है कि इसमें रिपीटेडली रिकर्सन लगा दो तो भी एक सीरीज बन के आ जाएगी an की वैल्यू, दूसरा यहाँ से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, है ना, दोनों अप्रोच है,
तो रिकर्सन भी लगा सकते हो रिपीटेडली, या इससे कर लो, तो ये चलता रहेगा। सो A1 1 था, A2 आपका 1 माइनस 1/2, A3 ये हुआ, और A4 जब लिखेंगे तो आगे आएगा -1/2 क्यूब। तो यहाँ से कुछ पैटर्न दिखेगा आपको, देखो A1 इज 1, A2 इज 1 माइनस 1/2, A3 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, A4 है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 समाइज दिस। तो यहाँ से अब आप AN लिख पाओगे। तो जिन लोगों को पैटर्न समझ आया आप AN बता सकते हैं ना। यहाँ से देखो ध्यान से, तो लिखूँ, क्या लिखूंगा, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब प्लस, तो लास्ट टर्म क्या होगी, तो ये पावर जब ऑड है ना, 4 है तब n-1 तक जा रहा है ना। सो 2 की पावर एक तो n-1 तक आएगी, है ना, क्योंकि जब A4 लिख रहे हैं तो पावर 3 तक जा रही है, A3 लिख रहे हैं पावर 2 तक जा रही है, तो ये 2 की पावर n-1 तक जाएगी। अब बचा ये प्लस माइनस का लफड़ा, तो ये जो है ना, ये ऑड है तो माइनस आ रहा है, तो ऑड है तो माइनस आ रहा है ना, इवन होगा तो प्लस आएगा, ये चीज़ है। तो -1 की पावर 3 कर दो। सो ये आपके पास आ गया एक्चुअली AN। अब क्या आप इसका सम निकाल सकते हैं, आप लोग जानते हैं GP इन्फिनाइट, चलो अभी लिमिट निकालना ना, तो इन्फिनाइट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ही मतलब है, आप इन्फिनाइट टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो मैंने सीक्वेंस लिख दी एक्चुअली, ये तो मैंने AN की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब आप जो ही लगाओगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN, तो ये क्या है, GP बन जाएगी इन्फिनाइट टर्म्स की, चलती रहेगी ऐसे ही। सो GP बन जाएगी, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो इसका सम आप सब जानते होंगे, हाउ टू फाइंड सम ऑफ दिस इनफिनाइट सीरीज, है ना, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है ये जी, A/1 माइनस R। तो यहाँ R -1/2 चल रहा है। अब देखो फर्स्ट टर्म A है और R कॉमन रेशियो इज -1/2, इस सीरीज में कॉमन रेशियो -1/2 है। सो A/1 माइनस R, सो 1/1 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे 3/2, तो आंसर आ गया 2/3। चेक कर लो सब लोग। सो AN की लिमिट जो है एक्चुअली वो 2/3 है। तो इसने कहा था कि 0 पे जाएगी, तो 0 वाले ऑप्शंस आउट हो जाएंगे, तो A और C आउट हो गया। अब बचा B और D। अब BD में है कि BN कॉची है, BN कॉची नहीं है, तो यहाँ बोल रहा है कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्जेंट नहीं मतलब कॉची नहीं है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है। तो इसने कहा, सो अब बस ये डिसाइड करना है BN कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है एक्चुअली अब, ठीक। सो यू हैव टू डिसाइड कि BN कन्वर्जेंट है कि नहीं है। बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया, बताइए कैसे चेक किया आपने BN कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अब देखो, हाँ, जैसे BN जो है 2AN + 1 माइनस AN अपॉन AN है, ठीक। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, हमें तो नॉन जीरो लिमिट पे जा रही, तो और आसान हो गया काम हमारा। अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लगा दूं तो क्या ही प्रॉब्लम है, अगर मैं दोनों तरफ लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी BN, देखो रेशियो टेस्ट तो सीरीज में यूज होता है ना, ओके ओके, मैं भी वही यूज कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, यस। सो सेम थिंग जो कहना चाह रहा है। तो देखो सिंपल, हमने ये कहा था कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यूनिक और फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। सिंपल यहाँ पे अप्लाई लिमिट बोथ साइड, अगर आप लिमिट बोथ साइड अप्लाई करोगे तो क्या ही बनेगा, तो अगर आप लिमिट बोथ साइड, और देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि AN की लिमिट ये है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, AN अगर कन्वर्ज कर रही है 2/3 पे, तो AN + 1 भी 2/3 पे ही कन्वर्ज करेगी, AN -1 भी 2/3 पे ही कन्वर्ज करेगी, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर AN की लिमिट, क्योंकि n + 1 n-1 करने कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, n इन्फिनिटी को जा रही है, तो इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, इन्फिनिटी में घटा दो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये चीज़ है। तो जस्ट अप्लाई लिमिट, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी देख लो ऐसे ही। सो 2 × 2, और ये दोनों कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये 2/3 पे, ये भी 2/3 पे, रेशियो कट के 1 हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 तो 1 पे कन्वर्ज करेगी, चेक कर लो। तो इतना कुछ नहीं करना आपको BN के लिए, जस्ट यू टेक द लिमिट, हमने लिमिट दोनों तरफ लगा दी है। अगर ऐसा सोचो मैंने ऐसे किया
कि मैंने लगाया लिमिट बी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ लिमिट इन पे लगा दो सिंपल, तो 2 टाइम लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन माइनस 1, या यहाँ लगा लो यहाँ लगा लो, वही बात, इसको मैंने डिवाइड कर दिया जस्ट। अब ये ए एन ए दोनों की लिमिट सेम ही रहेगी, अलग अलग कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। किसी को इशू है इस क्वेश्चन में, देख लो। हाँ वही कर रहा हूँ, अरे मैं भी तो वही कर रहा हूँ भाई, तुम जो किए वही बात है, अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस ही यूज कर रहे हैं, तुम जैसे समझो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या ही टेंशन ले रहे हो, तुम्हें जैसे समझना वैसे समझो। लिमिट ऑफ बी एन हो जाएगा 2l माइनस एल अपॉन एल, भाई एल अपॉन एल क्या आ गया 1, हो तो गया, एल मैं इसको बोल रहा हूँ, दिस इज द लिमिट, एल इज द लिमिट ऑफ ए एन मान लो, सो ये हो गया, तो आंसर 1 आ गया, हो गया। सो यहाँ से क्या आंसर आया, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कन्वर्जेंट है तो कॉची भी है। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, एक क्वेश्चन करने के 50 तरीके हो सकते हैं, सब सही है अगर तुम सही अप्रोच लगा रहे हो, तो ये चीज है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पावर सीरीज का, पावर सीरीज अभी आएगा आगे हमारा, सो पावर सीरीज अभी डिस्कस करेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये सब भी आगे आएगा, इस पे आते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको बुलाता हूँ इधर। अब देखो वो लोग सीखो जिनको प्रॉब्लम हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो लोग सीखो कहाँ प्रॉब्लम है, और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो करना सॉल्व आ जाएगा, है ना, वो चीज़ है ना, जैसे अब नदी में कूद गए या तो डूबोगे या फिर तैरना सीखोगे, तो कोशिश करोगे तो तैरना सीख जाओगे, एक्चुअली ये है। तो क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंसेस। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि लिमिट ऑफ अ सब सीक्वेंस, या दूसरा तरीका था कि एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में उस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मिनी टर्म बिलोंग करती है। बताओ, सोच के बताओ, बाकी लोग देख के बताओ। हाँ set of all limit point of the sequence is, जैसे हो क्या रहा है, देखो जब पैटर्न समझो, पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है 1 फिर 1/2, एक हो गया 1 फिर 1/2, अब उसके बाद तो 1 अकेला है 1/2, 1/4 3/4, 1/8 3/8, 5/8, 7/8, फिर 1/16 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, चलता रहेगा आगे। अभी 9 के बाद 11/16, 13/16, 15/16 तक जाएगा, फिर आगे आ जाएगा, है ना, क्या चल रहा है 2 4 2 4 8 16 चल रहा है ना, तो अगला जैसे इसके आगे के टर्म्स होंगे ना, अगर आगे के लिखता मैं तो 11/16, 13/16, 15/16, उसके बाद आता 1/32, 3/32, 5/32, 7/32, ऐसे ही 31/32 तक, इसके बाद फिर आएगा 1/64, 3/64, ये चलता रहेगा, फिर 63/64 तक, इस पैटर्न में चल रहा है। तो डिनोमिनेटर अगर तुम नोटिस करो तो ये 2 की पावर चल रहा है ना, 1 था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं 2 की पावर सम n है यहाँ पे, है ना। लेकिन इसकी लिमिट, अच्छा इस सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी ये बताओ, ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, 0 पे ना, ओके, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी कहीं ना कहीं 0 पे, श्योर है, एक सब सीक्वेंस 0 पे जाएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा उठा लूं 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32, है ना, यहाँ 1/32 1/64, हाँ, तो इस तरह ये सब भी आगे जाएगा, तो ये सब सीक्वेंस 0 पे जाएगी ऐसे ही। फिर आगे जाके जैसा ना 2 एक और एक बनेगा, जैसे लास्ट देखो क्या है मैं बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है 1/2 की पावर n से स्टार्ट होके 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n तक जा रहा है। ये मैं बताऊं कि टर्म्स हैं 2 की पावर n के करस्पॉन्डिंग, 1/2 की पावर n से स्टार्ट हो रहा है
और 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n तक जा रहा है, तो मतलब इसकी लिमिट निकालोगे तो ये तो 0 पे जाएगी पक्का। इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी जी, है ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये डिवाइड कर लो, तो 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n, ये 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर n है। तो ये टर्म्स बता रहा हूँ क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इन जनरल कोई एक पर्टिकुलर n ले लूँ, सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात करो। तो मैंने 1 से अगर 0 लेना चाहो 0 भी ले सकते हो, यूनियन 0, तो क्योंकि 1 ले रखा है ना पहला 1 ले रखा है उसने, तो इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो ये 0 पे कन्वर्ज करेगी और ये 1 पे कन्वर्ज करेगी। तो होता क्या है लिमिट पॉइंट, कि ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में हार्डली मेनी टर्म एग्जिस्ट, या दूसरे तरीके से किसी सब सीक्वेंस जहां पे कन्वर्ज कर सकती है। तो एक सब सीक्वेंस 0 पे भी कन्वर्ज करेगी, एक सब सीक्वेंस 1 पे भी कन्वर्ज करेगी। तो लिमिट पॉइंट कहाँ बिलोंग करेंगे, बाकी बीच के नंबर्स आते रहेंगे। तो इसके लिमिट पॉइंट 0 को इंक्लूड करके 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। लिमिट पॉइंट था सब सीक्वेंशियल लिमिट, मतलब कोई एक सब सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है तो वो पॉइंट जो लिमिट आएगी सब सीक्वेंस की वो एक लिमिट पॉइंट है ना, ये चीज है। फिर जो हाईएस्ट जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है उसको लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है उसको लिमिट इंफीरियर बोलते हैं, ठीक। तो यहां से आंसर हो गया 0 to 1 वाला। अब बताओ आंसर क्या होगा, तो 0 क्या बोला, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अच्छा, तो यहां बोलना चाह रहा है मतलब 0 से 1 में जा रहा है, लेकिन एक मिनट, पूरा क्या सारे नंबर कवर होंगे, इसने कहा था इसमें क्या क्या नंबर्स बनेंगे, तो ये इस तरह का नंबर बन रहा है ना 1 2 3 अप टू m। तो इसने कहा था कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन दिस ऑफ द फॉर्म दिस वेयर mn आर इंटीजर। तो mn आर इंटीजर, यहाँ कुछ बोला है, सेट ऑफ ऑल रेस, m क्या है, m पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं इसने, हाँ mn इंटीजर है जस्ट, है ना। अच्छा 0 1 के बीच, हाँ सर ये जो आपने नीचे बताए हैं 1/2 पावर n और दूसरा 1, सर ये हमने सब सीक्वेंसेस को जनरलाइज फॉर्म में लिख के देखा है। जी 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 एक टाइप ऑफ सीक्वेंस हमारी 0 पे कन्वर्ज करेगी, दूसरे टाइप की 1 पे कन्वर्ज करेगी, जी इसीलिए हमारा रेंज 0 से 1 के बीच में आ रहा जी, है। 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, हाँ। सर ये दूसरी वाली कैसे जनरलाइज करी आपने, 2 टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 टू द पावर n 1। ये देखिए ना ध्यान से आप, जैसे ये 63/64, ये क्या लग रहा है, 64 क्या है 2 की पावर 6, और 63 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 माइनस 1। जैसे यहाँ पे देखिए 31/32 तक गया है, 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। यहाँ देखिए 15/16 तक लिखा है मैंने, 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4। हाँ, जैसे यहाँ 7/8 है, तो 7/8 मतलब 2 की पावर क्यूब डिनोमिनेटर में है, 2 की पावर क्यूब माइनस 1। फिर यहाँ पे 3/4 है, हाँ हमने यही दो फॉर्म्स कंसीडर करी, सब सीक्वेंसेस की एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब हमने यही दो कंसीडर नहीं नहीं बीच में है ना, और तो बीच में कहाँ ये दो कंसिडर करे हैं, बीच में सारे हैं ना। यहाँ पे 3/2 की पावर n है, मतलब डॉट 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 लिखा हूं ना। ओके सर, समझ गए, हमने एक्सट्रीमिटीज लिए हैं चेक करने के लिए। हाँ अभी एक्सट्रीम लिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ से 1/16, जैसे 1/16 क्या है 1/2 की पावर 4, और ये 15/16 है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 4। ये 1/32 से स्टार्ट हुआ, तो ये बाकी बीच में टर्म भी तो है 1/2 की पावर n, 3/2 की पावर n एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन इसमें आंसर डिसाइड करना है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और सी कह रहा है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर 0 1 के बीच का, तो सारे रैशनल नंबर तो नहीं आएंगे, है ना। सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं क्योंकि ऑल रैशनल्स तो यहाँ इंक्लूड होंगे, और रैशनल इंक्लूड हो जाएंगे, ऑल रैशनल हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है ये बोल रहा है इसी फॉर्म के नंबर्स आएंगे, और यहाँ बोल रहा है क्या इसमें 2m/2 की पावर n, तो m/2 की पावर n कह रहा है, तो 2 की पावर n/2 की पावर n कभी बनेगी, लिमिट पॉइंट पूछ रहा है ना, लिमिट पॉइंट। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल है ना, इरेशनल नंबर तो आएंगे नहीं, तो ये तो आउट हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स आएंगे, तो आपको सी और डी में से एक डिसाइड करना पड़ेगा।
1/3 नहीं मिली है, अच्छा 1/3 लिमिट पॉइंट नहीं होगी, ओके सेट ऑफ ऑल रैशनल्स, तो ऑल रैशनल्स में लेकिन लिमिट तो जीरो हो रही है, लिमिट 1 भी हो रही है, क्या बीच के नंबर कभी लिमिट बनेंगे तुम्हें लगता है? उस बीच के नंबर जो होंगे उसके नेबरहुड में सो ज़्यादा चांस लग रहा है m/2 की पावर n ही है, जैसे m अगर 2 का n के इक्वल हो गया तो रख कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इन 0 1 in the form this where mn are integers, हम्म अच्छा सब नहीं आएगा, वही तो तुम्हें सोचना है कि क्या सारे रैशनल नंबर होंगे। तो आंसर तो मोस्ट प्रोबब्ली यही लग रहा है ना, डी लग रहा है, कि आंसर की शायद है अटैच्ड, आंसर की देखना पड़ेगा, आंसर की में क्या दे रखा है, तो देखता हूँ आंसर की अटैच्ड है, ये तो पेपर में जाकर देख सकते हो, जैम एमए का ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करके तुम आंसर की देख सकते हो, या फिर बुक में भी आता है, सोल्यूशन बुक बहुत सारे अवेलेबल है। सर जब हमें लिमिट पॉइंट्स को देख के समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्म m/2n का बन रहा है, और क्योंकि नहीं डाउट नहीं रख रहे हो, आप सोच रहे हैं बाकी पॉइंट लिमिट पॉइंट हो सकता है कि ना, अदरवाइज ठीक है, मुझे भी लग रहा है डी ही ठीक होना चाहिए, अदरवाइज ठीक है, इसको अभी करेक्ट लेके चलते हैं, डी होना चाहिए ना, डी फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि सारे टर्म्स इसी फॉर्म के हैं, तो एट द एंड जो लिमिट्स होंगी, अगर एम को मैं जीरो भी तो ले सकता हूँ, तो जीरो भी हो जाएगा ना, 1 भी हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट का मतलब ये था, जैसे अगर सोचो मैं अगर ये पूछूं तुमसे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि m/2 की पावर n जो है 1/2 कब आएगी, वो तो बीच में आ जाएगा ना, किसी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे जैसे 2 की पावर n/2 टाइप का जहाँ टर्म्स नहीं, उसमें भी 2 की पावर n-1, सर m और n नेगेटिव इंटीजर्स भी तो हो सकता है ना। यस यस, हाँ लेकिन हमने कहा इसने कि 0 1 के बीच का ही लेना है, तो हमें ये फिक्स कर रखा है इन्होंने 0 1 के बीच का ही है, सो आई थिंक डी इज ओके है ना, डी सही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर के बाद वेरीफाई करना, वरना कोई और तरीका है सोचना पड़ेगा हमें, सो अभी के लग रहा है डी ओके है, ये लग रहा है ना, सो बाकी इसमें आंसर की अटैच्ड है, हम देख सकते हैं, तो आंसर की है ना ढूंढना पर नीचे जाना पड़ेगा फिर उसके लिए, सो आंसर की अच्छा नहीं दिया है, वो तो फिर पेपर में जाकर देखना पड़ेगा, तो इसका ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, सो ठीक है, अभी डी सही है अभी के लिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास जैसे ये देखो, अब ये कह रहा है कि अभी हमने थ्योरम्स लिखे थे, थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं है ना, तो ये जो है 13 वाला कि अरे इस पे आ गया, तो
देख के बताओ, ये थ्योरम बेस्ड, डायरेक्टली थ्योरम पे बेस्ड इन्होंने, लेकिन ये सीरीज वाला तुम स्किप कर सकते हो, अभी सीक्वेंस वाला पार्ट सोचो। कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इंश्योर द कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस एन। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो इंश्योर नहीं करता है कन्वर्जेंस ऑफ एन, मतलब है ना, कौन कौन सा होगा जो जरूरी नहीं कि एन कन्वर्ज करेगा। एग्जांपल के लिए सब सीक्वेंस a2n प्लस 1 और a3n कन्वर्जेंट है, तो क्या जरूरी है कि कन्वर्जेंट होगा एन? तो हमें सोचना है कि अभी पहले ये डिसाइड कर लो कि कौन सा इंप्लाई करेगा कि एन कन्वर्जेंट होगा। ये कहना चाह रहा है कि दिस इंप्लाई एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाई एन इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाई एन इज कन्वर्जेंट एंड दिस इंप्लाई एन इज कन्वर्जेंट। ये सोचो अब इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो इंप्लाई करेगा एन कन्वर्जेंट है। तो जैसे an-1 की लिमिट 0 हो रही है, तो इसका एग्जांपल ले लो तुम, an की जगह तुम 1/n ही ले लो एग्जांपल के लिए, है ना। तो ये तो गलत है, ये जो इंप्लाई नहीं करेगा, तो हमें वही ढूंढना है कौन सा इंप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विच वन विल नॉट इंप्लाई, यहाँ क्वेश्चन है ना उल्टा पूछता है कई बार ना, हम गलती से ऑप्शन लगा देते हैं वैसे। तो ये कहना मतलब मैं स्टेटमेंट ए मान रहा हूं कि दिस इज 0 इंप्लाई दिस, तो ये तो फॉल्स है। कन्वर्जेंस, एक मिनट देखो, ऐसा हो कि डिफरेंस कन्वर्ज हो जाए और एन कन्वर्ज ना करे, ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा मैं क्या ले रहा था, मैं एन ले रहा था। अच्छा लिमिट ऑफ ए एन माइनस ए एन प्लस 1। नहीं नहीं तुम समझे नहीं, देखो ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि जैसे इसने कहा लिमिट ऑफ मॉड ए एन और मॉड ए एन प्लस 1, ये इसकी लिमिट 0 हो रही है, तो हम ए एन के लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे मैं ए एन, चलो एग्जाम्पल करो, तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, ए एन ले लो रूट एन। अब चेक करो क्या रूट एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, चेक करो। हाँ या ना। हाँ वही बोल रहा हूँ कि अगर ए एन को रूट एन लूंगा मैं, तो ये क्या बन जाएगी। तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये समझो, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हमने मैंने ए एन को लिया रूट अंडर ए एन, अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो जिन लोगों को ट्रिक नहीं आता तो कैसे सोचना, क्योंकि अब सिर्फ थ्योरी और डेफिनेशन जानना काफ़ी नहीं है ना, अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या ट्रू क्या फॉल्स। तो इसका अब एग्जाम्पल लिया मैंने दिस, तो यहाँ से अगर मैं ए एन माइनस ए एन प्लस 1 लिखता हूँ, तो ये होगा रूट एन माइनस रूट अंडर एन प्लस 1। अब इसके कॉन्जुगेट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/, कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस ले लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से -1 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये -1 रूट अंडर एन प्लस रूट अंडर एन प्लस 1। अब इसकी लिमिट लगा दो, तो अगर आप इसका मॉड ले रहे हो तो मॉड हो जाएगा, तो इसका मॉड ले लोगे। अब इसकी लिमिट लगा दो, तो आप इसकी लिमिट लगाओगे तो क्या आएगी, तो यहाँ से हमने लिमिट लगाए n टेंस टू इन्फिनिटी, सो मॉड ए एन दिस, इसकी लिमिट आ गई 0, ठीक। तो ए एन माइनस ए एन प्लस 1 की लिमिट आ गई 0, सो इसकी लिमिट आ गई 0 यहाँ पे। तो अब जब लिमिट 0 आ गई, तो लिमिट तो 0 है, तो क्या ये इंश्योर कर रहा है कि ए एन कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो गया, तो ये इंश्योर तो नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन आउट हो गया। अब दूसरा समझते हैं कि ए एन माइनस ए एन प्लस 1 का समेसन कन्वर्जेंट अगर है, तो हमने एक थ्योरम लिखा था, क्या लिखा था उसमें याद है कि हमने ये कहा था कि समेसन मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस 1 अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक, तो क्या लिखा था हमने, देन वो थ्योरम था, अगर याद हो तुम्हें तो थ्योरम था ना।
नहीं नहीं, हमने ये कहा था एन इज अ कॉची सीक्वेंस। देखो थ्योरम बुक में, नोटबुक में, एन इज अ कॉची सीक्वेंस। हाँ ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हैं इसको मतलब, तो फिर वो जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ से इम्प्लाई होगा इसकी लिमिट 0 हो रही है, तो ये तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है ना कि इसके, अगर ऐसा होना जरूरी थोड़ी है कि लिमिट कन्वर्ट, लेकिन ये थ्योरम हमने लिखा था कि अगर ऐसा हो कि ये सीरीज कन्वर्ज कर जाए। आप नोटबुक देखो, पुराने लेक्चर्स देखो जो मैंने कराए हैं उसमें, अभी पीछे वाले, उसमें ये एक थ्योरम लिखाया होगा जिसमें हमने डिस्कस काफ़ी किया था। जैसे जो अब एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा कि ये जैम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक में लिखा था 1/n² और एक में लिखा था, जिन लोगों को याद हो, एक में था 1/√n। अब उसमें पूछा था, मान लो ये bn कर देता हूँ, तो उसमें ये पूछा था, जहाँ अभी आएगा वो, कि कौन सा वाला सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, एन कॉची है या bn कॉची है। तो हमने ये क्या क्या ऐसा क्यों कहा था कि डिफरेंस 1/n² है तो ये कॉची है, तो जो an होगा, हाँ तो यही थ्योरम लगा रहे थे ना वहाँ हम तो इसमें। और ये जब दोनों तरफ सीरीज लगाओगे तो 1/√n का सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगा, वो आगे पढ़ेंगे हम पी टेस्ट से, कि जब 1/n की पावर p होती है और p अगर मोर देन 1 है तब जाके कन्वर्ज करेगी। तो ये यहाँ पे bn जो है इज नॉट कॉची, ये जैम का ही क्वेश्चन है, और an इज कॉची सीक्वेंस। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया, जो लोग रेगुलर होंगे उनको पता होगा। तो an माइन है ना, तो ये 1/n² है, तो an कॉची होगा और ये bn कॉची नहीं होगा। क्यों? इसी थ्योरम से। तो ये थ्योरम कहता है अगर ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो an कॉची, कॉची मतलब कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट है तो गारंटी दे रहा है an कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो स्टेट, मतलब हम फिर से मैं कह रहा हूँ, हम अब ये चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, और हमसे वही पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है। तुम्हें ध्यान ये देना है यहाँ पे कि कौन सा इंश्योर नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये वाला इंप्लाई कर रहा है एन कन्वर्जेंट है। पहला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है कि दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रू, सॉरी फॉल्स, एंड दिस इंप्लाइज दिस इज ट्रू। थर्ड वाला सोचो, एन ए एन का सीरीज कन्वर्जेंट है, तो व्हाट कैन यू से, कौन सा थ्योरम? क्या होगा इससे? डाइवर्स कर रहा है, हाँ ये भी है। सो अगर एन कन्वर्जेंट है तो क्या, लेकिन हमें सोचना है कि वो कन्वर्जेंट हो। आप ऐसे एग्जांपल लो कि वो कन्वर्जेंट हो, एन ऐसा लो कि कन्वर्जेंट हो। इंप्लाई करेगा क्या? ये ट्रू है, ये ट्रू है तो क्या इसको इंप्लाई करेगा एन ए एन? तो यहाँ आपको ऐसे चुनने पड़ेंगे 1/n³ टाइप का या कुछ ऐसा जहां कन्वर्जेंट हो जाए। तो इसके पीछे अगर आप थ्योरम लगाएंगे, सीरीज एन ए एन कन्वर्जेंट है। हाँ वो तो कन्वर्ज करेगी, सीरीज के टर्म में है वो, ये सीक्वेंस के टर्म में है। यहाँ तो एन ए एन की लिमिट 0 है, और मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा ये, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा कि लिमिट ऑफ n इंटू ए एन इज 0। अब क्या ए एन यहाँ पे हमेशा कन्वर्जेंट होगा? तो यस, ए एन जो है कहीं ना कहीं 0 पे ही जा रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो यहाँ पे ए एन को कहाँ जाना पड़ेगा? 0 पे, तभी जाके ऐसा हो पाएगा, वरना इन्फिनिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ ए एन को 0 पे जाना पड़ेगा तभी जाए कन्वर्ट, तो यहाँ पे ए एन की लिमिट 0 हो जाएगी। सो ये है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, तो हम जानते हैं ना सीरीज ए एन कन्वर्जेस देन लिमिट ऑफ ए एन इज 0, तो वो यूज कर रहा हूँ मैं। तो कन्वर्स कर रही थी यहाँ से, तो ये भी एक्चुअली ट्रू बोल रहा है। ट्रू मतलब अगर ऐसा होगा तो गारंटी है ए एन कन्वर्जेंट होगा, 0 पे जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे सीक्वेंस a2n+1, तो जितने भी इवन टर्म्स है वो उसके सब सीक्वेंस, और जितने भी ऑड टर्म है उसके सब सीक्वेंस। और यहाँ 3n है, 3n का मतलब हो गया 1 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, 6th,
9th 12th ये टर्म्स, तो दोनों का यूनियन है, तीनों कन्वर्जेंट है। तो एक्चुअली अगर मान लो ये वाली L1 पे कन्वर्ज करेगी और ये वाली L2 पे कन्वर्ज करेगी, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी इसके दो सब सीक्वेंस होंगे तो इसको इक्वल होना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये L पे कन्वर्ज करेगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि A2N प्लस हो सकता है दोनों डिफरेंट पे कन्वर्ज कर रहा हो, लेकिन ये भी कन्वर्जेंट, वरना ये डाइवर्स हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये टर्म आके पता है क्या कर दिया है इसने, A3N कन्वर्जेंट होने का मतलब ये है लिमिट यूनिक होती है, और A3N में इसके भी कुछ टर्म्स हैं, इसके भी कुछ टर्म्स हैं। कैसे? यहाँ पे A1 है, A3 है, A6 है, A9 है, A12 है, A कितना 15 है, A18 है। तो जो इवन इंडेक्स वाले हैं वो ये टर्म इसके टर्म्स आ गए, ऑड इंडेक्स वाले इसके टर्म्स आ गए। और चूंकि हमें बता रखा है ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो लिमिट यूनिक होगी, और इसमें इसके टर्म्स भी इसके टर्म्स भी हैं, तो ये दोनों इसके टर्म्स इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये दोनों भी की लिमिट इक्वल ही होगी जो इसकी लिमिट है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से कि अगर ऐसा हो रहा है तो AN कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी ट्रू है। तो मतलब ये एज ए थ्योरम हमारे पास लिखा हुआ है, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। तो मतलब दिस कंडीशन इंप्लाइज AN इज ट्रू, दिस कंडीशन इंप्लाइज AN इज कन्वर्जेंट, एंड दिस कंडीशन इंप्लाइज AN इज कन्वर्जेंट। बस पहले ही ऐसी कंडीशन है जो जरूरी नहीं है कि AN कन्वर्जेंट हो। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको रूट n वाला, ये वाला, तो AN जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो, स्टिल ये होल्ड करेगा। तो मैं पूछा था कौन सा इंश्योर नहीं करता है कि AN कन्वर्जेंट है, तो बस पहला ही है जो इंश्योर नहीं करता है कि AN कन्वर्जेंट है, बाकी गारंटी देता है कि AN कन्वर्जेंट होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो आप। नहीं जरूरी नहीं है, बट जनरली अगर आप टर्म्स लिखोगे तो वैसा है, बट जरूरी नहीं है फॉलो करेगी। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक्चुअली हमें बता रखा है। तो आप ऐसा कुछ बनाओगे, टर्म्स बनाओगे, तो कुछ टर्म इसके आएंगे, कुछ इसके आएंगे, क्योंकि ये सारे टर्म ये दोनों मिलके ना पूरा सीक्वेंस कवर कर ले रहे हैं एक्चुअली। तो आप जो भी आप सोच रहे हो नया टर्म उठाओगे वो इन्हीं में से आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। और चूंकि ये दोनों कन्वर्जेंट है तो ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं जो डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि जो भी टर्म्स आप उठाओगे, कोई भी रैंडमली उठाओगे, या तो इसका पार्ट होगा या इसका पार्ट होगा, और इन दोनों का कुछ टर्म्स इसके कुछ टर्म इसके मिलकर ये बना हुआ है। तो इसलिए आप कोई भी सबसीक्वेंस लोगे तो कन्वर्जेंट ही होगा, और लिमिट सेम आएगी, इसलिए सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से कुछ अप्रोच ना वो क्लियर होगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अप्रोच क्लियर होगा, कहाँ क्या थ्योरम लगाना है। सो आइए थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर से आपका थोड़ा सा ये आ गया, सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में। लैम्डा 0 से 4 में है, AN सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, सेटिस्फाइंग AN + 1 बराबर लैम्डा AN स्क्वायर 1 माइनस AN। तो प्रूव दैट लिमिट AN एग्जिस्ट एंड डिटर्मिन दिस लिमिट। तो जैसे अब लिमिट एग्जिस्ट करना प्रूव करना है तो आपको उसके लिए दिखाना पड़ेगा बाउंडेड है, और आप दिखा दो मोनोटोनिक है तो और अच्छा है, बाउंडेड और मोनोटोनिक तो काम हो जाएगा, है ना। तो वो दिखा सकते हो। सीधा सीधा लिमिट निकालना चूंकि बता रखा है तो लिमिट हमें हमारा एग्जाम में क्या आएगा, लिमिट निकालना आएगा। अब क्या करो, L पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा L = लैम्डा L स्क्वायर 1 माइनस L। अब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व कर लो, तो वहाँ से L की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, तो उससे आंसर आ जाएगा। लैम्डा बता रखा है 1 से 4 के बीच है, कोई भी नंबर, तो ये सब्जेक्टिव है, इसको अभी स्किप करो, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो यहाँ पे है, ये भी सब्जेक्टिव ही है, हालांकि डिड्यूस करना है कि ऐसा होगा। क्या बोलना चाह रहा है ये, A1 0 है, अल्फा 1 0 है, बीटा 1 1 है, अल्फा 2 1 है, बीटा 2 1 है, और एक रिकरेंस रिलेशन दे रखा है अल्फा एंड बीटा एन में। तो ये प्रूव करना है आपको, ये तो प्रूव करना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 है, अल्फा 2 बीटा 2 निकालो, अल्फा इंडक्शन से कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा समझ ना आए तो इंडक्शन लगा लो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन चूंकि आपके एग्जाम में प्रूव दैट तो आना नहीं है, तो आप इनिशियली है ना स्किप करना, ट्राई प्रूव करना हो तो इंडक्शन लगा के प्रूव कर सकते हो, ये है, उसको यूज़ कर सकते हो आप। हाँ थ्योरम बन के या ऑप्शंस बन के इस तरह के मिल सकता है आपको, कि जहाँ पे ट्रू फॉल्स चुनना होगा आपको, ये थोड़ा सा कर सकता हूँ। अभी इस पे आएंगे, अभी तो थोड़े से उस तरह क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, अब ये जो है
जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, हमने क्लास में भी डिस्कस किया, जिनको याद होगा तो ये हमने क्लास में कराए जब आपको सैंडविच थ्योरम जिस दिन मैं करा रहा था उस दिन। बस इसने क्या किया है, सीरीज के फॉर्म में लिख दिए। दोनों क्वेश्चन हमने क्लास में, मतलब नॉट द सेम क्वेश्चन बट सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया। आइए देखते हैं। तो नहीं हमें ये दोनों सीक्वेंस के क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन कोई भी नहीं है, दोनों सीक्वेंस का क्वेश्चन है। इसमें सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट यूज जो अभी तक मैंने पढ़ाया उससे ही हो जाएगा, तो आपको कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको एन को ओपन करके लिख दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ये मैंने क्लास में भी लिख दिया था, आपको याद होगा, शुरू में काफी टाइम लिया था मैंने। ये है एन स्क्वायर प्लस 1 एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2। बस मैंने एन स्क्वायर टर्म से लिख दिए थे, आपको याद होगा, वहां काफी टाइम दिया था मैंने, तो उसमें यहाँ इन्होंने 1 से n तक लिया है। तो ये जो मैं क्लास में, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सेम क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 16 नंबर का। तो ये एक्चुअली एन को मैंने ओपन कर दिया आपके लिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर, लिमिट क्या आएगी, इसका लिमिट पूछ रहा है ना जी। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया। आप सिंपली इसमें आप लगा लीजिए सैंडविच थ्योरम लगा लीजिए सिंपली, है ना। तो जो एन है एक्चुअली बाउंडेड है इन दोनों सीक्वेंस से। तो मैंने कहा था जो लार्जेस्ट एन एन स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में सबसे स्मॉलेस्ट है, सॉरी एन स्क्वायर प्लस 1 हाँ स्मॉलेस्ट है, तो रेशियो से लार्जेस्ट हो जाएगा। तो रेशियो लार्जेस्ट हो जाएगा तो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन टाइम, और ये इसके एन स्क्वायर प्लस एन लार्जेस्ट टर्म है तो यहाँ स्मॉलेस्ट हो जाएगी। सो एन इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तो ये इन दोनों सीक्वेंस से बाउंडेड है। और इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट कितनी है, तो लिमिट n टेंस लिमिट लगाओ 1 आ जाएगी, इसकी लिमिट भी 1 आ जाएगी। तो बाई सैंडविच थ्योरम an की लिमिट 1 आ जाएगी। तो हमने सीधा सीधा प्रूव कर दिया कन्वर्जेंट है सैंडविच थ्योरम से। अब ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होना ही है, हमने पढ़ा ना, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड तो होना ही है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये है। ठीक है, तो कह रहा है कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी पे, ना तो बाउंडेड ना, और डाइवर्स टू इन्फिनिटी मतलब डाइवर्जेंट है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किए हैं ना, पर चेक कर लो। बस आपको समेशन में देख के आपको थोड़ा लग सकता है कि सीरीज है, एक्चुअली सीक्वेंस के क्वेश्चन है ये, है ना। तो एन जो उसको खोल दिया मैंने, आपके जो सीरीज का समेशन का साइन को मैंने खोल दिया, तो आपको दिख रहा होगा ये एक सीक्वेंस है। अब इस पर लिमिट लगाना है तो सैंडविच थ्योरम लगाओ, इजीली हो जाएगा। स्क्वीज थ्योरम में सैंडविच थ्योरम। आइए 17 पे आइए। 17 भी क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, लिमिट एज अ सम। हाँ, सो इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो आप उसको लगा लीजिए। तो सिंपली आपको मैं हिंट के लिए बता देता हूं, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन सम f ऑफ k बाई n, जहाँ k यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 1 से n तक दे रखा है। सो इसका जो लिमिट आंसर आता है fx dx 0 to 1। ये आपका हिंट है इस क्वेश्चन के लिए। आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक करो और देन इसको ये इंटीग्रल बना लो। ठीक है, तो ये k बाई n को ही हम लोग x बनाते हैं, तो जाके ये 1/n dx बन जाता है एंड समेशन इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। हाँ, तो ये डायरेक्ट इस तरह, तो जो नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूं मैं। सो नए लोगों के लिए है ना, बाकी पुराने लोग पता होगा। तो इसको जब आप लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो काम कीजिए स्क्वायर रूट के अंदर से n स्क्वायर बाहर कीजिए, तो बाहर आके वो n बनेगा, तो बाहर आके वो 1/n रहेगा समेशन k फ्रॉम 1 to n, और n बाहर कर सकते हैं क्योंकि समेशन k पे लगा हुआ है, समेशन k पे है तो n को बाहर निकाला जा सकता है। सो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन, अब ये रूट अंडर 1 प्लस ये आ जाएगा k बाई n। ठीक है, तो यहाँ से आप है ना n स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो ये बाहर आ गया। सो 1/n 1 प्लस k बाई n, k फ्रॉम 1 to n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, ये आ जाएगा दिस, और 1/रूट अंडर 1 प्लस x dx, वैल्यू आ जाएगी 0 to 1। इसको लिमिट ले लीजिए क्या आएगा, है ना। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, सो 1/रूट है 2 रूट x हो जाएगा, तो 2 रूट x, और लिमिट है आपका 0 to 1। सो 0 to 1 करेंगे, सो 2 रूट 2 माइनस 2 टाइम रूट 1, तो यही हो गया। कॉमन लेना है, ऐसे ही हो जाएगा। देख लो 2 रूट 2 माइनस 2, कौन सा ए ऑप्शन है, देख लीजिए। बाकी लोग किसी को डाउट हो रहा है तो पूछिए आप इन दोनों क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन था
सैंडविच थ्योरम पे, और एक क्वेश्चन था लिमिट एज अ सम इस फॉर्मूले पे, जहां एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने चाहिए। ये तो सब प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया मिल जाएगा। इस तरह के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आप क्विकली कर पाओगे। ये पावर सीरीज का है जो कि आगे हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे आते हैं, ये देखो ये हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे ठीक है, लगाओ क्या होगा देखते हैं। सो ठीक है, इससे आइडिया मिल रहा होगा। बाकी लोग अपना असाइनमेंट जितने भी ग्रुप में मैंने भेजे हैं उसको कंप्लीट करो सीक्वेंस सीरीज के, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, जितना पॉसिबल हो आप सॉल्व करते रहो, तो आपको आइडियाज आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट आपके बनते रहेंगे। ये है ओके। तो यहाँ पे जो yn है वो क्या है, x1 से लेके xn तक अपॉन n। सो इस तरह से है। और एक है √1 माइनस √1 √2 माइनस √2 3 माइनस √3। सो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, जो एक सब सिक्वेंस प्लस √n है, दूसरा माइनस √n चल रहा है ना, मतलब अगला। अगर ऐसा होगा जैसे पहले दो टर्म का सम 0 सम 0 सम 0 इस तरह से हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको लिखूं, अगर आप देखो ध्यान से, सो होगा क्या, yn अगर n इवन नंबर है तो क्या होगा, मान लो n अगर 2 है तो 0 हो जाएगा सम, n 4 है तो 0, n 6 है तो 0। सबको ऐड करना है ना, x1 से xn तक है, तो n अगर इवन है तो ये 0 अपॉन n आएगी। और n अगर ऑड है तो क्या होगा जी, बताओ जिनको समझ आ रहा है। 1/√10। ओके, तो देखिए अब समझना आपको क्या हो रहा है। जैसे n अगर 1 है तो √1 है, और दूसरा टर्म भी -√1 है। तो यहाँ टर्म्स कैसे लिख सकते हैं आप, सीक्वेंस अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसको आप। ये जो xn है, xn को मैं कैसा लिख सकता हूँ, √n, और एक है माइनस, क्या लिखेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो पहला टर्म 1 है, दूसरा -1 है, तीसरा √2 है, चौथा -√2 है, पांचवा √3 है, छठा -√3 है। तो n अगर इवन है, सो n अगर इवन है तो ये ऐसा होगा, है ना, √n/2 होगा। और n अगर ऑड है तो किस पैटर्न में चला, पहला टर्म √1 है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म √2 है, पांचवा टर्म √3 है, सातवां टर्म √4 है। तो क्या पैटर्न चल रहा है, सो ये हो रहा है √अंडर, ये आपका √n+1 अपॉन 2 है। चेक कीजिए, xn को मैं लिख रहा हूँ, एक्चुअली xn को मैं पैटर्न बना के लिख रहा हूँ। xn जब n ऑड है तो ये 1 रख के देखो √1 आएगा, 3 रख के देखो √2 आएगा। तो जब n ऑड है तो ऐसा है, जब n इवन है तो ऐसा है। अब आप सोच के बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा, जब n में ऑड ले रहा हूँ तो जस्ट लास्ट टर्म बचेगा आपका बस, है ना। और लास्ट टर्म क्या बचेगी, जैसे एग्जांपल के n मेरा अगर 3 है, एग्जांपल के समझो 3 है, तो इन तीनों टर्म को सम करेंगे तो √2 बचेगी एक्चुअली। अगर n 5 होगा तो इन सबको हम ऐड करेंगे, 5 टर्म को ऐड करेंगे यहाँ तक, है ना। ये क्योंकि x1 से लेके xn तक है, मैं n को फिक्स कर रहा हूँ, n 5 है ये होगा। n अगर 7 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, इसका सम होगा, एंड सो ऑन। तो क्या लगता है आपको कि yn की वैल्यू क्या बनेगी, √n तो अपॉन में है ही, ये n तो है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, समझ आ रहा है, वहां से देखो। हाँ, तो ये रूट में n+1/2 रहेगी, ऐसा रहेगी एक्चुअली। बट चूंकि डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग है तो एट द एंड लिमिट 0 ही आएगी। चेक कर लो तो, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे मैं लिख के दिखाया आपको कि xn के जो टर्म्स हैं उसको ओपन करके लिखा हुआ है। अगर हम ऐसे करके लिखे सिंबल्स में तो कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। yn इस तरह से डिफाइंड है, सो yn इज दिस वन। इसी yn को मैं अगर ऐसा लिखूं तो क्या आएगा, तो सम करना था तो इवन टर्म्स को सम करेंगे 0 आएगा, ऑड ये आ जाएगा। अब आप लिमिट लगाएंगे, जो कि है ना ये √n है तो डिग्री कम है न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा है।
जब आप लिमिट लगाएंगे तो है ना रूट एन से डिवाइड कर दो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप रूट एन से दोनों को डिवाइड कर दो या एन से डिवाइड कर दो सिंपली, तो है ना, तो इसको रूट एन करके इनसाइड शिफ्ट कर दो। तो एट द एंड लिमिट वाई एन निकालोगे एन टेंस इन्फिनिटी वाई एन पे, तो ये भी जीरो पे जाएगी और ये भी जीरो पे जाएगी, तो एट द एंड ये पूरा जीरो ही हो जाना है। अब चेक कर लो। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है वाई एन तो बाउंडेड तो होना ही है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो हम सीधा लिमिट निकाल दे रहे हैं, तो ये है कि जीरो पे जाएगी। तो मोनोटोनिक है ना, तुम चेक करो मोनोटोनिक नहीं होगा, एक बार जीरो आ रही है एक बार पॉजिटिव, एक बार जीरो एक बार पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, तो ओसिलेट कर रहा है एक्चुअली, समझ रहे हो ना। एन को वन रखोगे तो रूट वन, वाई एन की वैल्यू, वाई एन ओसिलेटिंग है एक्चुअली, तो वाई एन ओसिलेटिंग है, बाउंडेड तो होगा ही, कह रहा है कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये सही है। किसी को पूछना है कुछ, पूछो। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, है ना, हो सकता है तुम मेरे से बेटर है ना, इजीली सॉल्व कर लो कम टाइम में, इट्स ओके। सो सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं, तो हो सकता है आपका टेक्निक बेटर हो। तो ये पावर सीरीज हम है ना बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी बाद में आएगा ये सब। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये है, अब यही समझ लो, xn is a sequence such that xn plus 1 minus less than 1 by n square so that the xn is, ये हालांकि थ्योरम है, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ना। हाँ, सो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, वो भी एक यहाँ अप्रोच लगा सकते हो उस तरह से आप। तो ये xn प्लस वन माइनस xn जो है, अगर समेसन ले लूंगा मैं दोनों तरफ, तो ये समेसन 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्ज करेगी, तो इसीलिए ये कन्वर्जेंट इसका समेसन होगा। तो हम थ्योरम से जानते हैं कन्वर्जेंट, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आया है तो वहाँ प्रॉपर प्रूफ लिख के दिखाना पड़ेगा, जैसे थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं तो वैसे लिखना पड़ेगा, तो प्रूफ बुक में मिल जाएगा, लेकिन प्रूफ नहीं आएगा, बट आपको समझना है कि xn प्लस वन माइनस लेस देन 1 बाई ए स्क्वायर है, दोनों तरफ समेसन लगा देंगे तो इसकी सीरीज कन्वर्ज करेगी, एंड इसीलिए ये कन्वर्जेंट होगी। आ जाओ इस पे आ जाओ, ये बताओ क्या आंसर आएगा, ये हम कुछ दिन में डिस्कस कर रहे थे क्या ये क्वेश्चन, पता नहीं, देखो तो बताओ जरा इसका लिमिट क्या आएगा, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस।
मुश्किल है तो अच्छा ऐसे आंसर नहीं आया, ऐसे कैसे भाई? हम्म। समझ में आ गया, ओके गुड। तो है ना, सब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मान लो आ गया, तुम थोड़ा 2-3 मिनट टाइम दो, नहीं हो तो स्किप करो। ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में लगे हुए हैं। मान लो एग्जाम में सपोज ऐसे क्वेश्चन मिले जो तुम ट्राई किए 1-2 मिनट में नहीं हुआ, तो तुम अभी उस टाइम के लिए स्किप कर दो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आधा घंटा या 20 मिनट 10 मिनट लगाने, नहीं लगाओ। 2-3 मिनट में सॉल्व हो रहा है ठीक है, और लग भी नहीं रहा आगे सॉल्व होगा, तो उस समय स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जाओ, वरना टाइम किल हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा। फिर एंड में जब टाइम बचेगा तो सॉल्व करना है तो स्किप करना है, अगर नहीं हो सॉल्व कोई क्वेश्चन तो देखो इसको ट्राई करते हैं। तो ये हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं एक्स एन को कि ये जो एक्स एन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा तुम नोटिस करो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, पैटर्न जिनको समझ आ रहा होगा, आ ही रहा होगा कि ये 1-3 क्या है, 1+2, 6 क्या है, 1+2+3, 10 क्या है, 1+2+3+4, ऐसे इसलिए n इंटू एन प्लस 1/2 क्यों लिखा है कि 1+2+3 अप टू n, ये समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n, हाँ 1-1 या तो वही लिख लो यहाँ 1+2 अप टू n, ऐसा समझ सकते हो आप इसको। n कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, 1 रखेंगे तो एक ही टर्म आएगा, तो 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे n को। एक मिनट, n नहीं लिखते k लिखता हूँ। तो 1+2 से स्टार्ट किया ना, तो 1+2 अप टू मैं यहाँ लिख देता हूँ k तक, है ना। अब k कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, सो k इनिशियली जो मेरा है, k की वैल्यू है 1+2 पहले था, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तभी होगा, है ना, और n तक जाएंगे, क्योंकि 2 रखेंगे तो 1-1/1+2 3 आएगा, 3 रखूंगा k को, तो फिर ये प्रोडक्ट है ना 2 फिर 3, ये है डन ना, 1+2+3 ओके।
और n n रखने पे क्या होगा 1 से n तक, ठीक है। हाँ तो वैसे देखो कितने टर्म्स, अगर मैं पूछूं कितने टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ 1 + 2 है, ये 1 + 2 + 3 है, 1 + 2 + 3 + 4 है, और यहाँ 1 + 2 + 3 अप टू n है। तो इसमें n टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स का प्रोडक्ट, n-1 टर्म्स का प्रोडक्ट है, क्योंकि पहले टर्म में ही 1 + 2 आ चुका है ना। तो एक एक टर्म हर बार ऐड हुआ है, तो 2 3 4 5 n तक गया है, तो n-1 टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा इसने लिख भी रखा है n > 2, ठीक है ना। सो यहाँ 2 से स्टार्ट किया मैंने। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, आगे आएगा x n, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सम तो पता ही है मुझे क्या ही करना है ना। तो k फ्रॉम 2 से n, अब क्या कर सकता हूँ इसको मैं ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करेंगे तो ऐसे ये 2 से लेके k तक है, यहाँ 1 से लेके k तक है, ऐसे तो कुछ खास है नहीं, है ना। सो ये अगर एलसीएम ले भी ले तो क्या ही मतलब, वही है ना 2 से लेके k तक, क्योंकि 1 जस्ट हट जाएगा, बाकी तो वही है। तो अब क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा इसका, या है ना, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्टली तुम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली टेक, तो इसको ऐसे ना लिख के यू कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 1 - 1 / k × k + 1 अपॉन 2, ऐसा समझ लो, k फ्रॉम 2 to n, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सिंप्लीफाई करोगे तो k फ्रॉम 2 से n, तो यहाँ आ जाएगा k × k + 1 - 2 अपॉन k × k + 1। तो इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा, तो इसको खोलोगे ऊपर k² + k - 2, है ना। तो और क्या कर सकते हैं बताओ इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोडक्ट, बाद में लिमिट लगाऊंगा, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो k² + 2 k - 2 अपॉन k × k + 1, ये फैक्टराइज हो सकता है क्या, क्या बनेगा फैक्टर इसका, न्यूमरेटर अगर फैक्टराइज करे तो, अच्छा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, नहीं तो आप क्या बोल रहे हो, क्या बनेगा प्रोडक्ट k फ्रॉम 2 k + 2 × k - 1, और अपॉन में आ जाएगा k × k + 1, तो इसको ब्रेक करेंगे तो +2 - 1, ओके, कुछ फायदा नहीं हो रहा, कैंसिल तो हो नहीं रहा। हाँ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा लॉग, फिर हमारे पास समेसन बन जाएगा लॉग ऑफ दिस, टर्म्स लगता है कैंसिल होगा, वैसे भी सोच सकते हैं अगर लॉग ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना चारों, तो कि अच्छा अच्छा इसको हाँ रख दो, एक काम करो ना ऐसे ही रख दो, ठीक है ठीक है। अच्छा स्क्वायर मैंने छोड़े हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये मैंने स्क्वायर छोड़े हैं अभी ना, जी जी कोई बात नहीं, वो अब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी देखो, अभी ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, k + 1 k + 2, अब यहाँ से ध्यान दो, देखो जब मैं लिखूँ इसको मैं, तो कंसेक्यूटिव क्या है k - 1 k + 1, तो k - 1 अपॉन k + 2 अपॉन k + 1, देखो इसको फिर से लिखता हूँ, फिर मैं ओपन करूँगा, k फ्रॉम 2 to n, इसको ब्रेक करेंगे अगर हम, तो k - 1 अपॉन k और k + 2 अपॉन k + 1, ऐसा है। सो यहाँ है k - 1 अपॉन k और k + 2 अपॉन k + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब रखो k को 2 रखो, जरा पुट करके देखो, स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल होगा। सो देखो जरा, सो अगर मैं पुट करूं तो क्या बनेगा ये, जैसे k को 2 से स्टार्ट करते हैं, सो अच्छा k - 1 अपॉन k + 1 और k + 2 अपॉन k, ओके उससे भी कर सकते हैं, तो उसको आगे पुट करने के बाद समझ आएगा क्या बेटर है। तो यहाँ से अगर तुम जो कह रहे हो k + 1 रखे और यहाँ k रखे, तो हाँ दो दो का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी, तो पहले जो रखा था 1 1 का गैप था, वो चीज़ है। तो अगर पुट करूँगा तो क्या होगा देखो, सो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे k को 2 रखते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर, ये अलग अलग कर सकते हैं एक साथ भी रख सकते हैं, सो 1/2 इंटू 4 कितना बनेगा ये 2 है, नहीं अभी मैं पहले वो पुट कर दिया था ना, फिर से स्टार्ट करता हूँ, k को 2, पहले मैंने वो पुट कर दिया था k वहाँ पे ना, अब फिर से पुट कर, चलो k को 2 रखते हैं अब,
तो 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 और 4 अपॉन 2, ये ना। फिर आगे चलेगा इसका स्क्वायर है, फिर आगे चलेगा आपके पास, इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ मैं दो पार्ट में, तो अगर ब्रेक करते तो क्या बनता, हाँ सॉरी सॉरी यस, इनटू आगे क्या होगा, अगला टर्म्स लिखोगे तो अब 3 रखो, सो 2 अपॉन 3 रखा ना, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 एंड 2 टू 4, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ ना, 3 रख रहा हूँ 5 अपॉन 3, मतलब पहले 2 रखा पर 3 रख रहा हूँ, ऐसे करके इसका स्क्वायर है, देखो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, जैसे ये 4 2 से हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे कहीं ना कहीं पैटर्न बन जाएगा एक, देखो पैटर्न बन के कहीं ना कहीं कैंसिल होगा। अगला टर्म कुछ और टर्म रखो ताकि आइडिया मिले, तो हमने 2 रखा 3 रखा, अब के को 4 रखो, तो 3 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 4, इसका स्क्वायर, देख पैटर्न दिख रहा है, ये इससे कटेगा ये इससे, तो स्क्वायर सबका कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और लिखो टर्म्स, तो ये चलता रहेगा n अगर एक का n-1 रखते हैं तो k को n-1 रख रहा हूं, सो n-2 अपॉन n, k को n-1 रख रहा हूं, ठीक है ना, तो n+1 अपॉन n-1 का स्क्वायर। अब लास्ट टर्म n रख देते हैं, सो n-1 अपॉन n+1 इंटू, सो n-1 अपॉन n+1 इंटू n+2 अपॉन n, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर। तो यहां से क्या है, अब सिंप्लीफाई कर लो क्या आएगा यहाँ से, है ना, तो सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से क्या आएगा, तो सिंपली स्क्वायर कॉमन ले लो चाहो तो ना, स्क्वायर कॉमन, बात वही है, सबका स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अभी तुम्हारे पास जो टर्म्स तुम कैंसिल करोगे, यहाँ 2 2 से कट रहा है, 4 4 से, 5 5 से, 3 3 से, फिर ये अगला 6 यहाँ से कट गया होगा, 4 यहाँ से कट जाएगा, तो ऐसे ही n यहाँ वाले से कट गया होगा, n ये यहाँ से कट जाएगा, देख लो एक बार ये ना, तो अब ये जो है n-1 यहाँ से कैंसिल हो गया, n+1 यहाँ से कैंसिल हो गया, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं कि वो कैंसिल होगा, तो ये बच गया एक्चुअली, ठीक। तो अब देखो ध्यान से बचा क्या, तो अब आपका xn रिड्यूस होके आ गया, जो xn है अब रिड्यूस होके आया 1/3 का स्क्वायर 1/9, और वहां पे बचा है बस n+2 अपॉन n का होल स्क्वायर, यही है ना। अब लिमिट लगा लो आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो ये तो 1+2/n हो गया, तो ये तो लिमिट लगाओगे 1 आ जाएगी इसकी, तो ये 1/9 आ गया, तो यहाँ जस्ट आपको थोड़े से रिड्यूस करने थे, देख लो किसी को डाउट है तो पूछो, तो इस तरह थोड़े से ना, अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन थ्योरम जानना यहाँ इनफ नहीं है, यहाँ थोड़े से ना फिक्स करना पड़ा टर्म्स को, पैटर्न थोड़े देखने पड़े, तो इस तरह से है, तो प्रैक्टिस करके ये सब आइडिया मिलेगा कि कहाँ क्या करना चाहिए, या एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके समझ आएगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट भेजे हुए मैंने, तो अभी आपको आइडिया लग रहा है कैसे करना है, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना आएगा, ये है। सो पावर सीरीज और ये सब सीरीज उरीज पे आएंगे आगे हम, ये बोल रहा है कि a/2 है s1 और sn ये फॉलो कर रहा है, तो दिखाओ sn कन्वर्जेंट है, वही तुम दिखा दो, मोनोटोनिक बाउंडेड अगर दिखा सकते हो तो, और हाँ, तो sn को l रख दो, l बराबर हाफ l स्क्वायर प्लस a, अब सिंपली आंसर आ जाएगा, अगर लिमिट जस्ट निकालना हो तुम्हें तो कुछ नहीं करना, l इज इक्वल टू 1/2 l स्क्वायर प्लस a, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, l की वैल्यू आ जाएगी। अब देखना सुटेबल क्या है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसा आ सकता है, तो नेगेटिव टर्म्स तो होंगे नहीं, तो नेगेटिव आउट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे ना, तो एक ही लिमिट हो सकती है, दो तो हो नहीं सकती, तो आपको देखना है कौन सा सुटेबल है कौन सा सुटेबल नहीं है, तो पता चलेगा टर्म्स देख के कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, तो इस तरह से देखना पड़ेगा। तो ये पावर सीरीज आगे डिस्कस करेंगे, आओ इसके बारे में सोचते हैं, बताओ। तो हाँ यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप ऐसे भी सोच सकते हो, कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, आपको लिमिट निकालनी है, यू जस्ट फाइंड द लिमिट, आप लिमिट निकाल लोगे काम हो जाएगा।
कैसे किया आपने? मैंने पहले 2 रेज़ टू n को x बोला, फिर लिमिट इनटू n इनटू इनफिनिटी पे 1 माइनस cos x x की लिमिट कन्वर्ज बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 ओके, तो मतलब आपने ये किया कि 1 माइनस कॉस एक्स का आइडेंटिटी यूज कर लिया ना। देखो नहीं यूज कर तभी हो जाएगा, वो तो लिमिट तुम यूज, मतलब यार लिमिट फाइंड करना एक है ना टेक्निक है, तो वो आपको समझ आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। ये वाला असाइनमेंट भेजा हुआ कि नहीं, ग्रुप में भेजा हुआ है ना, ये वाला है कि नहीं, है ना? हाँ तो ये सब भी भेजा होगा। सो एम ए एम एस दोनों होगा। एक्सपेंशन से भी हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, एक्सपेंशन भी खोल सकते हो, वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा। सो जस्ट आप देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है हालांकि, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस थीटा, ये लगा लो है ना। तो 1 मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है। सो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 साइन थीटा बाई 2 ना, n प्लस 1 हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ तुम लिखोगे 1 बाई 2 की पावर 2n है, 1 बाई 2 की पावर 2n है। तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं, है ना। सो अब यहाँ पे हमें तो इसको थोड़ा फिट करते हैं हम लोग। तो फिट करने के लिए क्या होगा, 2 टाइम ये हो जाएगा साइन 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखा ये देख लो, है ना। तो अच्छा स्क्वायर है ना, तो ये मैं दोनों का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। सो आई वांट टू राइट द स्क्वायर ऑफ बोथ, ठीक। अब देखो कितना टर्म एक्स्ट्रा लिखा है, साइन स्क्वायर को लिख दिया। अब यहाँ मैंने स्क्वायर करूंगा तो क्या 2n प्लस 2 बनेगा ना, 2n प्लस 2, तो 2 स्क्वायर मैंने एक्स्ट्रा लिया यहाँ पे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और फिर यहाँ पे ना इसके बदले 1 बाई 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये दोनों मिलके वही बन जाएगा 2n प्लस 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन कर दिया। अब ये चूंकि जीरो पे जा रही है, साइन एक्स एक्स जीरो पे जा रही है ना, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगी। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो था 4 था, तो ये 1 बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, तो उससे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब है ना इजी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जिन लोगों ने ट्राई किए। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये 29 है, सीक्वेंस का ही है ना, ये तो ये सीरीज का है, सीरीज का बाद में देखेंगे। तो दिस क्वेश्चन इफ यू सी, बताओ ये कहना चाह रहा है कि xn कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है इस तरीके से कि लिमिट ऑफ xn प्लस 1 माइनस एक्सएन सी है, जहां c एक पॉजिटिव रियल नंबर है, जहां c क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है ना। और तो बताओ कि इस xn अपॉन xn अपॉन n के बारे में क्या बोल सकते हो तुम। 0 पे जाएगी। तो डिफरेंस कन्वर्ज कर रही है c पे, है ना। अच्छा कन्वर्ज टू c, ओके। बताओ जी बाकी लोग। तो एक एग्जांपल लेते हो, इसलिए क्वेश्चन हो ना, कोई एक एग्जांपल बनाओ अपनी मर्जी से। तो मुझे कोई सजेस्ट करो एग्जांपल जिसमें ऐसा हो रहा हो। अभी के लिए मैं अगर एक एग्जांपल लूं, तो एक एग्जांपल में लेता हूं, चलो एक्स एन बराबर 1 बाई एन, एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो लेकिन एग्जाम्पल कभी भी ट्रू होने की श्योरिटी नहीं देता, फॉल्स होने की श्योरिटी देता है, मतलब काउंटर एग्जाम्पल, एज अ काउंटर एग्जाम्पल ट्रीट करूँ तो यहाँ तुम चेक करोगे तो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन की जो लिमिट आएगी, चेक करो, तो ये जो होगी 1 बाई एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एन, तो ये आकर 0 पे जाएगी, ये ठीक है। तो ये 0 पे जाएगी, तो यहाँ सी मेरा 0 हो गया इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 0 हुआ बस, ठीक है। तो अब मुझे सोचना है एक्स एन अपॉन एन के बारे में। तो ये चूंकि एग्जाम्पल है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना ट्रू बोलने में, गलत बोलने में आप आगे वो कर सकते हो। तो जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिए उसके हिसाब से कह रहा है ये बाउंडेड नहीं है, तो हमने जो बनाया वो क्या बाउंडेड है कि नहीं, बाउंडेड है ये, तो एक्स एन अपॉन एन यही है ना, तो ये गलत है इसका मतलब,
बाउंडेड तो है ना, ये 1 और 0 के बीच है। तो देखो एग्जाम्पल 100% फॉल्स होने की गारंटी देता है, एग्जाम्पल ट्रू होने की गारंटी नहीं देगा। तो ट्रू हम देखेंगे अभी। ट्रू करने के लिए मुझे है ना थ्योरम लगाने पड़ेंगे या प्रूफ लिखना पड़ेगा। ये कह रहा है नॉट बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्जेंट भी है, तो ये भी गलत हो गया। कन्वर्जेंट भी है ना, तो बाउंडेड भी है कन्वर्जेंट भी है। अच्छा कन्वर्जेस टू सी, अब इसको नहीं नहीं वो आता हूं मैं। सी मैं जो आप एग्जाम्पल है उससे भी काम करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, वन एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, वन काउंटर एग्जाम्पल जो किसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा है वो इनफ है गलत कहने के लिए। करोड़ों एग्जाम्पल कम पड़ेंगे किसी स्टेटमेंट को ट्रू कहने के लिए। ठीक, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल के लिए कंडीशन होल्ड कर रहा है। ओ एक मिनट, मैंने गलत एग्जाम्पल लिया है, दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, यू नो व्हाई? यहां क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैंने ये एग्जाम्पल सुटेबल नहीं, दिस इज रॉन्ग एग्जाम्पल एक्चुअली, क्योंकि एग्जाम्पल आप ऐसा लोगे जो क्वेश्चन के इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। बट ये जो मैंने एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो पॉजिटिव तो आए ना, जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया, जीरो इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नॉट अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये हम जो कंक्लूजन का सब गलत है, मतलब एग्जाम्पल ही गलत है एक्चुअली। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल चूज करना पड़ता है जो उस क्वेश्चन के गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो इस एग्जाम्पल से काम नहीं कर सकते हम। सो वी हैव टू टेक xn इज इक्वल टू n ले ले। अच्छा तो n लेंगे तो क्या बनेगा, अच्छा एक मिनट, ठीक है xn इज इक्वल टू n लेते, करेक्ट। तो n ले लिया मैंने, तो यहाँ पे xn प्लस माइनस xn ये खुद इक्वल टू 1 हो जाएगी, जो कि 1 पे कन्वर्ट करेगी, करेक्ट। तो यहाँ से c आपका 1 आया, तो दिस इज सुटेबल। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, डिफरेंस c है, c पॉजिटिव है। तो अब इसके बारे में सोचना है, ठीक है चलिए, तो हम इस एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। सो नाउ xn अपॉन xn आपका 1 के इक्वल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से मैंने एग्जांपल लिया है, तो हम ट्रू बोलने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गलती इसको अगेंस्ट जाएगा तो उसको फॉल्स कहेंगे। सो xn अपॉन n हमारा, हाँ तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इसने कहा था सीक्वेंस दिस इज नॉट बाउंडेड, तो 1 तो बाउंडेड है, तो a फॉल्स है। बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो xn अपॉन n तो 1 ही हो गया, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कन्वर्जेंट भी तो है, ये 1 पे कन्वर्ट कर रही है। सो अब कन्वर्जेंस टू सी को होल्ड पे रखते हैं, कन्वर्जेंस टू 0 तो ये गलत हो गया। तो चूंकि बाकी सब गलत हो गया इसीलिए ये सही है, ठीक है। तो हमने बाकी ऑप्शन तो गलत दिखाए इस एग्जांपल से, सिर्फ एक ही चॉइस बचा, दैट इज द ट्रू ऑप्शन। अब तुम कोई भी एग्जांपल दो आंसर सी ही होगा, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो जो करेक्ट है वो कोई काउंटर एग्जांपल नहीं हो सकता। तो आप लोगों को किसी को लगता है कोई काउंटर एग्जांपल है, यू टेल मी, मैं वर्क करता हूं। ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल हो ही नहीं सकता। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका कोई काउंटर एग्जांपल नहीं होता है। ये अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल गया तो गलत हो जाएगा। ये सो हमने एक एग्जांपल से काम किया, इससे टाइम बचता है ना, ये चीज़ है। क्योंकि अगर प्रूफ इसका लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव में तो ये गलत अप्रोच माना जाएगा, मतलब ये फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इस पे अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, दिस इज गुड अप्रोच, टाइम बचाने, ऑप्शन सही टिक करने। ये ठीक है, तो ये सीरीज है। तो आई थिंक बाकी आप ट्राई करके आओ, तो ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट है उसमें, यू ट्राई दिस। टाइम भी निकल गया है, तो आज बस ये बताने का हमारा पर्पस है, जो सीक्वेंस के हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कैसे अप्रोच कर दें। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें ही, देखो कितने सारे असाइनमेंट इसमें जो टोटल होंगे, इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। तो सिर्फ इस असाइनमेंट में जो कि जैम एमए का पीवाईक्यू है, जैम एमए मैथमेटिक्स, तो जैम इसमें 98 क्वेश्चन इसी में है टोटल, ठीक है। आंसर की भी इसमें, हाँ अच्छा आंसर की कम दिया है, अच्छा यहाँ पे भी सॉरी, हाँ तो ये 107 है एक्चुअली। तो टोटल 107 क्वेश्चन इसी में है सीक्वेंस एंड सीरीज का। अभी आप सीक्वेंस का ट्राई कर सकते हो, दोज हु ऑलरेडी नो लिटिल बिट ऑफ सीरीज आप ट्राई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100% नॉलेज नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, थोड़े सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना, बाद में हम डिस्कस करेंगे ना, बट स्टिल यू कैन ट्राई। तो इसमें सिर्फ 107 क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं आपके, तो वो सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। चलिए तो इसको अभी स्टॉप करते हैं। और है ना, जैसे आप देखेंगे मैं अभी सर्च किया था सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से ना जस्ट, तो एक आया पीवाईक्यू जैम, ये एमएस का होगा, ये एमए का है जो मैंने खोला था अभी, ये एमएस का है यहाँ पे, है ना।
तो जैम एमएस का अलग है, एमए का अलग है, चेक कर लेना। सो ये है। सो अभी गेट का बैच में थोड़ा लेट स्टार्ट करूँगा आज 10 से 11 में, तो 1 मिनट। तो ओके, ये एमएस वाले, तो ये एमएस के क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। तो दूसरा होगा इसमें, तो इसमें टोटल सिर्फ एमएस के ही क्वेश्चंस हैं, जैम एमएस के। जो मैंने अभी करा रहा था वो जैम एमए का था। तो आप लोग ये सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये सब बैठ के सॉल्व करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तभी जाके आप इंप्रूव करोगे। एक्चुअली सिर्फ क्लास अटेंड करने से या वीडियो देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तभी एग्जाम में भी आप अच्छा, क्योंकि 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपके यहाँ सर इंप्रूवमेंट होंगे। ठीक है, तो ये सब सॉल्व कीजिए। तो पीवाई क्यूज हैं, बाकी नॉन पीवाई क्यू बहुत सारे आपको पता ही है। सो नॉन पीवाई क्यू बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं इसमें, सो आप सॉल्व करेंगे तो वो भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सब तो ऐसे हैं, ये नॉन पीवाई या उधर डीपीपी जो भेजे थे वो उधर फोल्डर में है ना। सो ये 2025 वाला फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएंगे, जो ग्रुप में भेजा था हमने ऑलरेडी, तो वो सब आप सॉल्व इसमें। तो इसमें जो है बहुत सारे ऑलरेडी इसमें आपके डीपीपीज में जो है, देखो पूरा सॉल्व करके देखो, एक्सप्लोर करो, क्योंकि नाम तो लिखा नहीं उस पर कौन से किस टॉपिक का है, तो आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन से किस टॉपिक का है। चलिए तो अभी स्टॉप करते हैं, है ना। तो ये जाके इस फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं बहुत सारे डीपीपीज हैं, और ये अभी नए नए बने हैं, ये सब ऐड हो रहे हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिए और बाकी बताइए, डाउट होगा तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू। जो टेस्ट हुआ था कल उसका डिस्कशन अभी मे बी मैं कुछ दिनों में करूंगा, तो इस सैटरडे हो सकता है श्योरली करेंगे, उससे पहले भी मैं बता दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी स्टॉप करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट अभी के लिए। तो आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, अभी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा कल की क्लास से। फिर अगर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर जब सीक्वेंस सीरीज दोनों की थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ना। कल सीरीज की थ्योरी स्टार्ट करूंगा। इसको सेव कर दीजिए।